नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कंट्रोल सिस्टम में एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टेट स्पेस एनालिसिस। इससे पहले हम लोग यूनिट नंबर 3, 4 सारा कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी बच्चे अभी तक ना देखे हों वो जाइए, इसके कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वहाँ से देखिए। और सबके नोट्स जो हैं वो PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप लोग वहाँ से डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आइए हम लोग आज देखते हैं कि स्टेट स्पेस एनालिसिस क्या होता है, इसको हम लोग क्यों स्टडी करते हैं और क्या है इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि आखिर हम स्टेट स्पेस एनालिसिस करते ही क्यों हैं। देखिए, जब भी हम कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे तो हम लोग का पहला ऑब्जेक्टिव था ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करना, जैसा कि हम लोग पहले या दूसरे यूनिट में स्टडी कर चुके हैं। बाय ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक या सिग्नल फ्लो ग्राफ हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। ठीक, ट्रांसफ़र फंक्शन जो हम कैलकुलेट करते हैं तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन की कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे पहली कंडीशन है कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो हमारा सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट देता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है, ट्रांसफ़र फंक्शन ही का मतलब होता है कि अगर हमारे सिस्टम में कोई इनिशियल कंडीशन है तो हम उसको इग्नोर करते हैं। मतलब ट्रांसफ़र फंक्शन में इनिशियल कंडीशन क्या होता है, 0। जब ट्रांसफ़र फंक्शन का डेफिनेशन ही आप लिखते हैं तो आउटपुट बाय इनपुट और कंडीशन क्या होती है, इनिशियल कंडीशन 0। दूसरा, तीसरी बात, ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है वो LTI सिस्टम के लिए होता है। जो LTI सिस्टम होता है उसके लिए ट्रांसफ़र फंक्शन हम कैलकुलेट करते हैं, लीनियर टाइम इनवेरिएंट कंडीशन केस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी ट्रांसफ़र फंक्शन के रिलेटेड, जो हमारे कंडीशंस लगी हुई थी ट्रांसफ़र फंक्शन में, जो लिमिटेशंस थी, उस लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हम प्रॉब्लम्स को स्टेट स्पेस एनालिसिस के मदद से सॉल्व कर सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं और उसके बारे में जितने भी हम कंक्लूज़न लेने हो, रिस्पॉन्स से रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड, सब हम स्टेट स्पेस एनालिसिस से करते हैं। तो हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन के अंदर बाउंडेशंस थे वो इसमें ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि पहला जो है क्या है, पहला एक आता है मीमो। मीमो मतलब होता है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। जो हम स्टेट स्पेस एनालिसिस करते हैं वो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम में के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम ट्रांसफ़र फंक्शन करते थे तो वो सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट पे हम एनालिसिस करते थे। दूसरा जो होता है ये लीनियर टाइम इनवेरिएंट के साथ साथ लीनियर टाइम वेरिएंट दोनों के लिए ये वैलिड है। स्टेट स्पेस एनालिसिस जो मेथड है वो लीनियर टाइम वेरिएंट के साथ साथ लीनियर टाइम इनवेरिएंट दोनों के लिए वैलिड है। तीसरा क्या है, इसमें हम कंसीडर कर सकते हैं क्या, इनिशियल कंडीशन। कंसीडर इनिशियल कंडीशन हम कंसीडर कर सकते हैं। ये 2-3 चीज़ें, और भी सारी चीज़ें होती हैं, बस मुख्य ये 2-3 चीज़ को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये 2-3 लिमिटेशंस हैं। ये हो गया। अब आइए समझते हैं स्टेट स्पेस एनालिसिस क्या होता है। पहले इसका मतलब समझते हैं कि स्टेट स्पेस एनालिसिस आखिर मतलब क्या है। देखिए, स्टेट का मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम की प्रेजेंट स्टेट के बारे में बात करना, प्रेजेंट स्टेट के बारे में डिफाइन करना, उसका प्रेजेंट स्टेट क्या है। यही तो है स्टेट का मतलब, उसका प्रेजेंट स्टेट क्या है। लेकिन किसी भी चीज़ का प्रेजेंट स्टेट डिसाइड होने के लिए उसका पास्ट क्या था, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्रेजेंट बताना है अभी कि आपकी प्रेजेंट स्टेट क्या है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है कि आपका पास्ट क्या था, आपकी पास्ट वैल्यूज़ क्या थी। उस बेसिस पे हम प्रेजेंट वैल्यू डिसाइड करते हैं। जैसे कि डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग प्रेजेंट स्टेट जो डिफाइन करते हैं सीक्वेंशियल सर्किट में, तो क्या होता है सीक्वेंशियल, एक मेमोरी बेस्ड होता है, तो उसमें मेमोरी स्टोर रहता है। सीक्वेंशियल में मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसके पास पास्ट कुछ वैल्यू स्टोर होती है जिसके बेसिस पे हम प्रेजेंट कंडीशन पे, प्रेजेंट स्टेट पे कमेंट करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारे स्टेट स्पेस एनालिसिस में कुछ स्टोरेज पार्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज एलिमेंट, जिसका नाम होता है स्टेट वेरिएबल। मतलब स्टेट स्पेस एनालिसिस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, क्या होता है, स्टेट वेरिएबल, जिसकी मदद से हम
प्रेजेंट स्टेट के बारे में कमेंट करते हैं। तो हमको जब भी हम स्टेट स्पेस मॉडल बनाएंगे और आगे देखेंगे कैसे बनाया जाता है, उसमें स्टेट वेरिएबल का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। और इस स्पेस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो स्पेस है, स्पेस का मतलब कि जो भी हम स्टेट वेरिएबल हमारे सिस्टम में प्रेजेंट स्टेट डिफाइन करने के लिए जो भी हम स्टेट वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, वो स्टेट वेरिएबल एक पर्टिकुलर उसका एक कंप्लीट सेट होता है, जहाँ से कुछ स्टेट वेरिएबल हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट स्टेट डिसाइड करने के लिए, प्रेजेंट स्टेट डिफाइन करने के लिए। तो वो सेट ऑफ स्टेट वेरिएबल्स को हम स्पेस बोलते हैं। जैसे कि आप लोग बोलते हैं वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस क्या है, द सेट ऑफ वेक्टर्स, वही तो होता है वेक्टर स्पेस। अब उसमें से हमको क्या काम है, किस चीज़ का काम है, किस वेक्टर का काम है, वो अपने अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। उसी तरीके से स्पेस का मतलब है कि सेट ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल के कुछ सेट्स होते हैं, उसमें से किस स्टेट वेरिएबल के मदद से हम स्टेट पे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से हम उसको पिकअप करते हैं या यूज कर लेते हैं। तो ये हमको मोटा मोटा समझ में आ गया कि सब्जेक्ट यूनिट में होने क्या वाला है, इसका मतलब क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या क्या थे ट्रांसफ़र फंक्शन के, उसको दूर करेंगे। और आगे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेगी तो हम फिर स्टेट मॉडल से स्टेबिलिटी पे भी कमेंट करेंगे, एक सिस्टम की स्टेबिलिटी पे हम कैसे कमेंट कर सकते हैं स्टेट स्पेस एनालिसिस यूनिट के में पढ़ के, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ अभी क्लियर हो गया मोटा मोटा। आइए अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं स्टेट इक्वेशंस पे। स्टेट इक्वेशन क्या होता है, देखिए एक स्टेट इक्वेशन होता है x डॉट इक्वल्स टू ax प्लस बी यू। ये हमको याद रखना पड़ेगा, ये हमको याद रखना पड़ेगा, और बहुत टफ इक्वेशन नहीं है। x डॉट इक्वल्स टू एक्स प्लस बी यू ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। x क्या है, x डॉट क्या है, b क्या है, a क्या है, ये सारी चीज़ें अब हम समझते हैं अच्छे से। देखिए ये हमारे पास कोई सिस्टम है, मीमो, मीमो मतलब मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। हमारे पास कुछ आउटपुट इनपुट आ रहे हैं, u1 इनपुट को किससे डिनोट कर रहे हैं, u से, तो u1 u2 फॉर एग्जांपल uk तक हमारे पास इनपुट है। इस इनपुट से हमारे पास आउटपुट आए हैं y1 y2 yn। ज़रूरी नहीं है कि k इनपुट के लिए k तक आउटपुट हो, 2 इनपुट पे 2 आउटपुट है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। 2 इनपुट के लिए 4 आउटपुट भी हो सकता है, 2 इनपुट के लिए 1 आउटपुट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे पास सिस्टम क्या है, कैसे है, कैसे काम कर रहा है। तो इसीलिए हम लिखे हैं इनपुट हमारे मान लीजिए किसी k वेरिएबल तक गया, आउटपुट क्या है n वेरिएबल तक गया। और क्या बोले कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्टेट बताने के लिए, किसी भी सिस्टम का पर्टिकुलर स्टेट बताने के लिए हमको स्टेट वेरिएबल बहुत ज़रूरी होता है। तो इस ब्लॉक डायग्राम में स्टेट वेरिएबल भी हम करेंगे x1 x2 x3 x4, ऐसे हम मान लेते हैं कोई स्टेट वेरिएबल है हमारे पास m, क्योंकि ऑलरेडी हम n लिए हुए हैं आउटपुट में, ठीक। तो हमारे पास स्टेट वेरिएबल आ गया। ये जो मॉडल है हमारे पास स्टेट मॉडल, इस बेसिस पे हम इक्वेशंस लिखते हैं। इस बेसिस पे हम इक्वेशन लिखते हैं x डॉट बराबर ax प्लस बी यू, एक्स डॉट बराबर ax प्लस बी यू। अब आइए देखते हैं, और एक इक्वेशन होता है आउटपुट इक्वेशन। ये स्टेट इक्वेशन हो गया, आउटपुट इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी यू। x क्या है, स्टेट वेरिएबल, x डॉट क्या है, जो स्टेट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव, डॉट का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टेट वेरिएबल का डेरिवेटिव। a क्या है, कोई मैट्रिक्स है, b क्या है, मैट्रिक्स के फॉर्म में भी इसको हम देखेंगे। y क्या है, आउटपुट, और u क्या है, इनपुट। सी एक्स प्लस डी यू में u क्या है, इनपुट, और बी यू में भी u क्या है, इनपुट। हम अब एक एक चीज़ का मतलब समझ गए कि एक वेरिएबल का क्या मतलब है, ठीक है। आइए हम इसको एक बार मैट्रिक्स फॉर्म में देख लेते हैं। देखिए क्या है, x डॉट इक्वल्स टू ax प्लस बी यू। तो जब हम ये जो जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट हैं, तो इनपुट्स को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, u1 u2 uk। और क्या ये मैट्रिक्स का जो डायमेंशन होगा, या इस मैट्रिक्स का आप जैसे ऑर्डर बोल सकते हैं, तो इसका ऑर्डर क्या है, k इंटू 1, k रो है 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, k इंटू 1, ठीक। इनपुट का
उसी तरीके से आउटपुट का क्या होगा, अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में डिफाइन करें तो, एक सेकेंड, अगर हम आउटपुट को मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लिखें तो क्या है, y1 y2 yn, और इसका ऑर्डर क्या है n इंटू 1, n रो और 1 कॉलम, ठीक। और जो स्टेट वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल जो है हमारे पास क्या है भाई, x1 x2 xm, और इसका ऑर्डर क्या होगा m इंटू 1। तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अभी डिनोट कर दिए, इनपुट आउटपुट स्टेट, ठीक। अब इसी मैट्रिक्स फॉर्म में इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन में हम पुट करके हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ए और बी के जो मैट्रिक्स है वो हम उसके ऑर्डर क्या है वो हम कैलकुलेट करें। तो इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं। आइए देखते हैं। अच्छा, एक्स डॉट का मतलब जितने भी स्टेट वेरिएबल हैं उनका डेरिवेटिव। तो कितने स्टेट वेरिएबल हैं, एम स्टेट वेरिएबल हैं। तो इस इक्वेशन को जब हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, dx1 बाई डी टी, dx2 बाई डी टी, dxm बाई डी टी। एक्स डॉट का मतलब है 1 2 करते चलें तो ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, ठीक। इसका ऑर्डर क्या है, m इंटू 1, यही तो है। डिफ्रेंशिएशन लेने से ऑर्डर में तो कोई चेंज होगा नहीं, बस ये जो x डॉट है उसको हम कुछ इस तरीके से लिख दिए हैं। x1 x2 में भी लिख सकते थे हम, ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब ए मैट्रिक्स को हमको कुछ पता नहीं है क्या है, तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। बी एक्स, उसके बगल में क्या है x, ए के साथ क्या है x क्या है x1 x2 x3, कहाँ तक है x, कहाँ तक है xm तक। इसका ऑर्डर कितना होगा m इंटू 1, यही होगा ऑर्डर m इंटू 1 प्लस बी मैट्रिक्स हमको पता नहीं है, बी मैट्रिक्स हमको नहीं पता है। और साथ में u1 u2 u3, कहाँ तक है भाई u क्या है k इंटू 1, तो इसको लिख सकते हैं k इंटू 1। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, ये तीन चीज मैट्रिक्स का ऑर्डर तो हम डिफाइन किए हुए हैं। ये तीनों जो हैं इनपुट आउटपुट स्टेट वेरिएबल, ये तीनों के ऑर्डर डिफाइन है। इसके बेस पे क्या हम ए और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। समझिए बात को, क्या कहना चाहते हैं हम, ये कहना चाहते हैं कि इनपुट का, आउटपुट का और स्टेट वेरिएबल का, तीनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन है। इसके बेस पे, इसके रेफरेंस के मदद से, ये इसको रेफरेंस लेते हुए क्या हम ए और बी दो मैट्रिक्स है इसके ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए LHS का ऑर्डर और RHS का ऑर्डर बराबर होना चाहिए, ये तो रूल है। जो LHS में जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा RHS में भी उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो LHS में हमारा ऑर्डर है m इंटू 1, m रो 1 कॉलम, RHS में भी वो होना चाहिए। तो ये जो दो मैट्रिक्स का जो सम है तभी बराबर होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो मतलब ये भी m इंटू 1 हो, ये भी m इंटू 1 हो, दोनों का सम m इंटू 1 होगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या इस पूरे को m इंटू 1 बनाने के लिए क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे m इंटू m। क्यों ऐसे लिखें भाई m इंटू m ऑर्डर, क्योंकि जो भी जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका सेकेंड होगा एलिमेंट और इसका जो फर्स्ट होगा वो दोनों कैंसिल होता है, तो बच जाता है m इंटू 1। ये मैट्रिक्स में आप लोग पढ़े होंगे मैथ में। तो इसको क्या हो गया, ए का हम मैट्रिक्स डिफाइन कर दें, क्या होगा m इंटू m। m इंटू m का मतलब हुआ कि जो स्टेट वेरिएबल है जितने ऑर्डर का है तो उतना ही m इंटू 1 ऑर्डर का। जैसे कि ये 3 का होगा तो 3/3 का बनेगा। अगर ये 3 स्टेट वेरिएबल है हमारे पास तो जो a बनेगा वो 3/3 का बनेगा। इसका ये मतलब समझिए, अगर हमारे पास 2 स्टेट वेरिएबल हैं तो जो a मैट्रिक्स बनेगा 2/2 का बनेगा, ठीक। आइए b पे कमेंट करते हैं। b का भी m इंटू 1 होना चाहिए, तो m इंटू 1 करने के लिए क्या लिख देंगे, ये k लिख देंगे, तभी k के कैंसिल होगा।
मतलब बी मैट्रिक्स अगर हमारे पास स्टेट वेरिएबल 2 है, अगर स्टेट वेरिएबल 2 है और इनपुट हमारे पास मान लीजिए 2 है, तो जो ये वेरिएबल होगा 2 × 2 का हो जाएगा। अगर स्टेट वेरिएबल 2 है और इनपुट 1 है तो 2 × 1 का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ए और बी जो मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर पे कमेंट कर दिए। अगर कोई हमसे ये पूछ देता है ऑर्डर देके क्वेश्चन, तो हम ये निकाल सकते हैं, हम बता दिए कैसे निकाल सकते हैं। उसी तरीके से जो सी और डी टर्म आया है इसके भी ऑर्डर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्या है ये y, y का क्या है y1 y2 y1 y2 कहाँ तक है, ये yn तक है। इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है n × 1। एक c है उसका हमको पता नहीं है, c के साथ क्या है x, x का हमको पता है, x का सीधे लिख देते हैं m × 1। x का क्या है m × 1 प्लस d का हमको पता नहीं है, d निकालेंगे, और u का पता है, u का क्या है k × 1। देखिए इधर n × 1 है LHS में, इधर भी n × 1 बनाना है, तो इधर n × m कर देते हैं ताकि m कैंसिल हो जाए, n × m हो गया। अब इधर हमको भी n × 1 बनाना है, तो इधर n × k कर देते हैं ताकि k कैंसिल हो जाए, n × 1। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर दिए c का क्या होगा और d का भी क्या होगा। ए बी सी डी मैट्रिक्स का भी हम देखिए 3 का हमको अगर गिवन है, अगर इनपुट आउटपुट और स्टेट वेरिएबल के मैट्रिक्स का अगर हमको ऑर्डर गिवन है तो हम ए बी सी डी सबका भी ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हम आपको बता दिए। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक हम क्या क्या सीखें, अभी तक हमने ये देखा कि स्टेट स्पेस एनालिसिस होता क्यों है, उसको स्टडी क्यों करते हैं, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और उसके बेसिस पे हम मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ देखें। अब जितनी चीज़ अभी तक देखें ये 10 मिनट में, उसमें ध्यान रखने वाली कौन सी बात है, आइए उसको देखते हैं और उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं जो आप लोग के यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी वैसा क्वेश्चन आता है, तो उसको हम एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं अभी तक हम जितनी भी चीज़ें की हैं उसमें हमको क्वेश्चन क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस 2 चीज़ें याद रखनी है। एक x डॉट इक्वल्स टू ax प्लस bu, जिसका बोलते हैं स्टेट इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, स्टेट इक्वेशन। और y इक्वल्स टू cx प्लस du, ये इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट इक्वेशन। क्यों आउटपुट इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि y बराबर cx प्लस dy, y क्या है, आउटपुट है। स्टेट इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि x क्या है, स्टेट वेरिएबल है। तो अभी तक हमको बस इतनी चीज़ें याद रहनी चाहिए, ये याद रहने वाली चीज़ें हैं। डायमेंशन वायमेंशन तो हम देख के निकाल देंगे जो भी हो। ठीक है, इतनी चीज़ें हमको याद रखनी चाहिए। आइए टाइप 1 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन टू स्टेट मॉडल। एक हमारे पास एग्जाम में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और उसके बेसिस पे हमको स्टेट मॉडल बनाना है और वहाँ से स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन लिखना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उसके बेसिस पे हमको स्टेट मॉडल बनाना है और वहाँ से हमको स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन निकालना है। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, d3y अपॉन dt क्यूब प्लस 6 d2y अपॉन dt स्क्वायर। आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, dy अपॉन dt प्लस 4y इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, हमको क्या करना है, स्टेट मॉडल
में कन्वर्ट करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है? स्टेट मॉडल में। ठीक, अब देखिए इसको हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा काम है इसमें y u ये सब क्या है इसको समझना है। जो y है इसका मतलब है आउटपुट, y का मतलब क्या है? आउटपुट। u का मतलब क्या है? इनपुट। दो चीज़ तो इसमें दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन में, आउटपुट और इनपुट। अच्छा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमको दिया, इसका क्या मतलब? देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को बताना, इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस दे देते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है मतलब वो किसी न किसी तरीके से किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी बता रहा है, आपको उसको स्टेट मॉडल में कन्वर्ट करना है। और आगे चल के क्लासेस में हम अब ये भी देखेंगे कि इससे हम स्टेबिलिटी पे कैसे कमेंट कर दें। अभी तक जो हम कमेंट करते थे स्टेबिलिटी पे नाइक्विस्ट, बोर्डे, रूट लोकस, राउथ, ये सब की मदद से करते थे। अब स्टेट मॉडल की मदद से हम स्टेबिलिटी पे कमेंट कर सकते हैं, इसीलिए तो हम कर रहे हैं। उसमें एक लिमिटेशन आ जाता था कि उसमें ट्रांसफ़र फंक्शन का मेथड लगता था, उसमें LTI सिस्टम का ही हम स्टेबिलिटी पे कमेंट कर सकते हैं। इसमें टाइम वेरिएंट सिस्टम पे भी स्टेबिलिटी में कमेंट कर सकते हैं। उसमें सिंगल आउटपुट सिंगल इनपुट पे कमेंट करते थे, इसमें मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, सबसे पहला काम है हमको स्टेट वेरिएबल एज्यूम करना। इनपुट आउटपुट तो गिवन है, जब तक स्टेट वेरिएबल हमको नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे स्टेट इक्वेशन लिख पाएंगे? तो जो स्टेट वेरिएबल जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, समझिए आपके एग्जाम में ऑर्डर 4 भी हो सकता है, ऑर्डर 5 भी हो सकता है, ऑर्डर 6 भी हो सकता है, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। लेकिन जो स्टेट हम वेरिएबल हम एज्यूम करेंगे वो कैसे करेंगे? जितने ऑर्डर का रहेगा उतने स्टेट वेरिएबल हम एज्यूम करेंगे। तो पहला दिमाग में हमको ये बैठाना है कि स्टेट वेरिएबल हम कितने एज्यूम करें। तो देखिए, स्टेट वेरिएबल होगा हमारे पास x1, x2, x3, यही स्टेट वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि 3 ऑर्डर का है। और जो पहला स्टेट वेरिएबल हम मानेंगे वो आउटपुट जो रहेगा वही मान लेंगे। तो आउटपुट क्या है यहाँ पे? y। ठीक, पहला काम किए स्टेट वेरिएबल को हम एज्यूम किए, और दूसरा काम ये किए कि जो आउटपुट था उसी को हम स्टेट वेरिएबल मान लिए। दूसरी बात, जो सेकेंड स्टेट वेरिएबल है वो क्या होगा? पहले वाले आउटपुट का डेरिवेटिव। तो पहले वाले आउटपुट का डेरिवेटिव dy/dt। पहला जो एज इट इज आउटपुट एज्यूम करेंगे, दूसरा जो आउटपुट है उसका डेरिवेटिव। तो आउटपुट का डेरिवेटिव dy/dt, और dy/dt का मतलब क्या है? x1 का भी डेरिवेटिव हो सकता है, तो इसको भी हम x1 डॉट लिख सकते हैं। dy/dt का मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, LHS बराबर RHS, तो क्या हो जाएगा? x1 का डॉट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, x3 स्टेट वेरिएबल क्या होगा? जो उसके ऊपर था उसका डेरिवेटिव। तो dy/dt का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? d2y/dt²। d2y/dt²। और इसका मतलब x2 का डॉट। इसका मतलब x2 का डॉट। ठीक, ये चीज़ हुआ। x1 का डॉट आ गया, x2 का डॉट आ गया। अब देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन है x डॉट, इसमें जितने स्टेट, इसको जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो अगर मान लीजिए अगर हम 3 स्टेट वेरिएबल के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे हम? x1 डॉट, x2 डॉट, x3 डॉट, ये हो गया। बस इस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स में कर रहे हैं। a x1 x2 x3 b, अगर 3 इनपुट है तो u1 u2 u3। बस हम इसको मैट्रिक्स में किए हैं। तो हम मैट्रिक्स में इसको किए हैं तो हमको क्या समझ में आया कि जितने स्टेट वेरिएबल हैं उतने डॉट होने चाहिए। बट यहाँ पे कितने डॉट आए हैं? एक स्टेट वेरिएबल का डॉट, दूसरे स्टेट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन फॉर्म, x3 का डॉट तो है ही नहीं, इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। x3 का डॉट नहीं दिख रहा है। तो x3 का जो डॉट होगा, जैसे x1 का डॉट dy/dt है, x2 का डॉट d2y/dt² है, तो x3 का डॉट जो होगा वो क्या हो जाएगा? d3y/dt। बात समझ में आया? x1 का डॉट dy/dt है,
x2 का डॉट 2 बार y का डिफ्रेंशिएशन, तो x3 का डॉट 3 बार y का डिफ्रेंशिएशन। बट ये जो डॉट लिखे हैं ये किसके टर्म में होना चाहिए, x1 x2 x3 के टर्म में होना चाहिए। तो x1 का डॉट तो दिख रहा है x2 के टर्म में, x2 का डॉट भी x3 के टर्म में दिख रहा है। जो हमारे पास स्टेट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा उसका रिलेशन एक पर्टिकुलर स्टेट वेरिएबल में भी होना चाहिए। बट x3 का डॉट का कोई रिलेशन दिख रहा है x1 x2 x3 में, तो वो हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो है यहाँ से अगर हमको कोई बोले कि d3y/dt³ निकालिए, तो क्या हम इस इक्वेशन को रख के बाकी सब टर्म उधर शिफ्ट कर दें? बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हैं, ये बिल्कुल कर सकते हैं कि ये कुछ नहीं है, बस ये तीनों टर्म को कर दिए हम RHS में, LHS वाले टर्म को RHS में, ये एक तरफ हो गया। इसी को तो हम लिख सकते हैं x3 डॉट d3y/dt³ को क्या लिख सकते हैं x3 डॉट, और माइनस d2y/dt² को क्या लिख सकते हैं x3। हमको अब डॉट के टर्म में नहीं लिखना है, x3 डॉट को लिखना है x1 x2 x3 के टर्म में। उसमें अब इधर डॉट नहीं आना चाहिए, ये नहीं कि d2y/dt² को x2 डॉट लिख दे, नहीं। हमको जैसे x1 डॉट बराबर x2 है, x3 डॉट बराबर x3, उसी तरह x3 डॉट बराबर भी किसी स्टेट वेरिएबल के टर्म में रहेगा। तो -6 d2y/dt² मतलब क्या है x3, -3 dy/dt, तो dy/dt क्या है x2, तो -3x2, -4y, तो -4y का मतलब क्या है x1 + 7u। ये बन गया, 3 स्टेट वे बन गए, एक ये बना, एक ये बना, x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट, x1 डॉट बराबर x2, x3 डॉट बराबर x3 और x3 डॉट बराबर -6x3 -3x2 -4x1 + 7u। कहाँ से आया ये बता दी। अभी तक ये स्टेप है, अभी तक 3 स्टेप हम किए। पहला स्टेट वेरिएबल एज्यूम किए, दूसरा x3 डॉट निकाले। अब आइए, अब आते हैं इक्वेशन पे। ठीक, इक्वेशन जो हमारे पास है वो क्या है, x1 डॉट x2 डॉट यही है, ठीक है, यही है। इसमें ए और बी हमको मैट्रिक्स लिखना है, और x3 डॉट, इसी को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में ही लिखेंगे। ए को अभी एज इट इज, हमको नहीं पता है कि ए की जगह क्या होगा, और उसके साथ क्या है x1 x2 x3, x1 x2 x3, ये है। इसी इक्वेशन को बस हम ओपन किए हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, प्लस ये b, और b के साथ में क्या है भाई u। कितने इनपुट है यहाँ पे, एक इनपुट है, तो उसको बस हम u लिखेंगे। 3 रहता है यहाँ पे, कितने इनपुट है, बस u है, तो बस हम u लिखें। ठीक है, इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते डायरेक्ट, बस u लिख दीजिए जब एक ही इनपुट है। तो आइए अब a और b देखते हैं क्या होगा। क्या x1 डॉट बराबर कितना है, x1 डॉट बराबर x2 है, x1 डॉट बराबर x2 है। तो x1 डॉट बराबर x2 होने के लिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो इंटू कॉलम होता है, तो x1 डॉट बराबर बस x2 होना चाहिए। तो ये वाला टर्म 0 होगा, क्योंकि 0 इंटू x1 0 हो जाएगा। x1 डॉट बराबर x2 के लिए ये 1 होगा, और ये भी 0 हो गया। मतलब समझे, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 डॉट आएगा, तो इस x1 डॉट बराबर इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 0 का x1 से करेंगे तो 0, 1 का x2 से तो x2, 0 का x3 से करेंगे तो 0। तो क्या हो गया, x1 डॉट बराबर x2। उसी तरह x2 डॉट को लिखते हैं, x2 डॉट बराबर x3, x3 के लिए बस क्या हो जाएगा 0 0 1, x1 x2 0 होगा तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 और x3 के साथ 1। आते हैं अब x3 डॉट, x3 डॉट में क्या है -6x3, x1 के साथ क्या है -4, तो x1 के साथ क्या है तो -4, ऐसे मल्टीप्लाई होगा ना, ऐसे रो इंटू कॉलम, तो क्या हो गया -4, फिर x2 के साथ क्या है -3, और फिर x3 के साथ क्या है -6। इसके साथ एक और टर्म है 7u, इसके साथ एक और टर्म है 7u, और
इससे पहले वालों के साथ कोई टर्म नहीं था, तो x1 x2 के साथ कोई u का टर्म नहीं था, x3 डॉट के साथ टर्म है, तो क्या हो जाएगा 0 0 7। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये हमारे पास हो गया स्टेट इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक, आउटपुट इक्वेशन अब लिखते हैं। आउटपुट क्या है? यही आउटपुट है, तो y इक्वल्स टू x1, इसको हम ओपन करेंगे तो y इक्वल्स टू x, क्या है y इक्वल्स टू, आउटपुट क्या है y इक्वल्स टू x1। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो cx है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 x2 x3। इस इक्वेशन को भी ओपन किए हैं, cx अब देखिए बस इसको ओपन किया, सी और डी की वैल्यू हमको नहीं पता है, x की जगह तीन वेरिएबल था तो x1 x2 x3 कर लिए, u की जगह u है बस तो u लिखें। ठीक है, अब देखिए y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, y इक्वल्स टू x1, तो क्या हो जाएगा 1 और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे 0 0। तो क्या हो गया, ये C मैट्रिक्स क्या हो गया 1 0 0। और D के साथ कोई टर्म है? कोई नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपली, तो ये हमारा हो गया आउटपुट इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन आ गया। और अब इतना करने पे जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा, 5 नंबर 7 नंबर 10 नंबर, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि अपने से करवा रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। और एक मॉडल है डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टेट मॉडल में हमको कैसे कन्वर्ट करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और स्टेट मॉडल में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे मॉडल की तरफ बढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आता है, और फिर इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।